यार याद रख लो, जैसे एक लैंग्वेज कौन सी है, जावा है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और कब बनी थी? 1991 में इसके ऊपर क्या हुआ था, काम स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था ओक। ठीक है, जहाँ जो लोग इसको डेवलप कर रहे थे जिस ऑफिस में, वहीं सामने ओक एक पेड़ होता है। ठीक है, ओक का पेड़ था तो वो लोग नाम क्या रखते हैं, ओक। सोचे थे कि लैंग्वेज का नाम ओक ही रखेंगे, लेकिन बाद में कॉपीराइट का इशू आया क्योंकि ओक नाम कोई पहले से ही रजिस्टर्ड करवा रखा था अपने नाम, तो फिर ओक वर्ड वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। भाई प्रोग्रामर्स थे जो बनाते थे वो काफ़ी ज़्यादा पीते थे। जावा कॉफ़ी की एक क्या है किस्म है, एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, जावा। तो उन लोगों ने कहा इसका नाम क्या रखते हैं, जावा। 91 से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और 1995 में ये पूरे तामझाम के साथ ये लैंग्वेज रिलीज की गई। और इसके ऊपर कई लोगों ने काम किया। बनवाने वाले कौन थे, सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम्स ने ही ये लैंग्वेज डेवलप करवाई थी जिसका नाम क्या था, जावा। सब बढ़िया था उसी समय। ध्यान से समझना, जो ये भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी समय दुनिया में ये इंटरनेट भी चलता था। नया नया इंटरनेट भी आया था, 90-92 की बात है। तो लोग धीरे धीरे वेब एप्लीकेशन, जैसे तुम्हारा ये अमेजन है, कब का है, 95 का है। 94-95 में अमेजन.com बनाने वाले ने बनाया था। जो क्या कौन है मालिक इसका, जो क्या है, जेफ बेजोस है ना। तो हाँ, उसने कब बनाया था, 1995 में अमेजन। तो अमेजन साइट जैसे ये नहीं वेब एप्लीकेशन, पहले कोई भी हुआ करते थे। पहले के जो वेब एप्लीकेशन थे ना, एकदम बड़े निर्जीव से थे, जान नहीं थी। जान इन द सेंस लिखी रहती थी चीज़ें, बटन सटन इधर उधर हैं। लेकिन आजकल जो सिस्टम दिखता है, कहीं यहाँ ले गए, ये देखो सामने खुल गया, कहीं माउस ओवर हो गया, किसी का कलर ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप के फीचर पहले नहीं थे। क्योंकि इन फीचर्स के लिए क्या चाहिए, लॉजिकल चीज़ चाहिए। जैसे ये हिस्सा कब खुलता है, जब कोई टॉपिक के ऊपर जाके क्या करता है, माउस ओवर करता है। तो ये कोड डालना पड़ेगा ना कैसे भी करके। अगर कोई होवर किया कहाँ, टॉपिक पे, तो ये सेक्शन दिख जाना चाहिए, उसके अंदर ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए। अब ये लॉजिक पहले, भाई HTML कोई लॉजिकल लैंग्वेज थोड़ी ना है, वो तो मार्कअप लैंग्वेज है ना। उसमें तो तुम बता सकते हो कि भैया तुम बटन बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तब उस टाइम पे, अब पर्सन का नाम तो नहीं याद है, लेकिन जिस कंपनी में था उसका नाम क्या था, नेटस्केप। जैसे आज ये क्रोम रूम नहीं है, पहले एक ब्राउज़र और भी था बहुत पहले, उसका नाम क्या था, नेटस्केप। तो नेटस्केप के प्रोजेक्ट पे, कंपनी में उसी के प्रोजेक्ट पे एक आदमी काम करता था। उसने फिर 10 डेज के अंदर, 10 दिन में एक छोटी सी क्या बनाई, लैंग्वेज। इसलिए कि जैसे उसको HTML के साथ, जिससे HTML में भी लॉजिकल थिंकिंग आ सके कि अगर ये करना है तो वो करना है, इफ एल्स मिले, लूप मिले, जो बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं, वेरिएबल मिले, ये सारे कंसेप्ट कैसे मिले। तो ये सारे कंसेप्ट के साथ एक छोटी सी लैंग्वेज बनाई और 10 दिन के अंदर, और उसका नाम रखा उसने बनाने वाले ने जावा स्क्रिप्ट। नाम ये क्यों रखा, मार्केटिंग की एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि जावा, उसका नाम बहुत हो रहा था, उसने सोचा कि हम भी यही नाम रखेंगे तो हमारी लैंग्वेज भी क्या होगी, जल्दी ही पॉपुलर हो जाएगी। और हुई। और सबसे बड़ी बात है, एक और बात समझना, और काम करने जैसे जावा और दूसरी लैंग्वेजेस थी, सब काम करती थी, लेकिन ब्राउज़र को, ये वेब एप्लीकेशन को डायनेमिक बनाने का काम ये पहली बार दुनिया में आया था। किस लैंग्वेज से, जावा से। बड़ी छोटी सी लैंग्वेज एक आदमी ने बना दी, लेकिन फिर इसका यूज इतना ज़्यादा हुआ कि एक हाल ये आ गई, 5-7 साल जाते जाते कोई ऐसा दुनिया का एप्लीकेशन नहीं बचा जिसमें अगर वेब एप्लीकेशन बन रहा है तो जावा स्क्रिप्ट तो उसमें होगी ही होगी। अगर कोई बच्चा बना रहा हो, सिंपल खोल के अपना फोटो लगा दिया, अपनी डिटेल लिख के कोई साइट पे डाल दे, वो अलग चीज़ हो गई, वो तो बन जाता। लेकिन डायनेमिक फीचर्स जो चाहिए तुमको, वो सब चाहिए, तो तुमको उसके लिए यूज करना पड़ेगा कोई लैंग्वेज। इसी पर्पस से इन लोगों ने बनाई थी क्या, जावा स्क्रिप्ट। खूब चली है लैंग्वेज, बता रहे हैं। ये हालत आ गई कि 100% यूज हो रही है।
कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन नहीं होगा जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ना हो। इसी के अंदर है यार, इसके अंदर है। देखना चाहते हो, कुछ मत करो, बस इसे क्या करो, Ctrl+S करो। वैसे यहाँ से भी दिखती है, जब तुम इंस्पेक्ट करते हो तो जगह जगह तुम्हें टैग, कहीं कहीं स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखा दिखता, वो इसीलिए है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को, मेथड्स को क्या करने के लिए, कॉल करने के लिए ही वो लोग क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट, या उसके अंदर सीधे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। और इसमें है जावास्क्रिप्ट। अगर ऐसे नहीं दिखे, Ctrl+S कर दो इस पेज को, पेज हो गया। कहाँ सेव करें इसको, चलो डेस्कटॉप पे जी सेव कर देते हैं हम लोग। हुआ सेव। हो गया, आ जाओ वहाँ, कहाँ गया, यही है ना, ये तो HTML है ना, सेव हो गया, एक फोल्डर ही बन गया होगा, आ गया। इसके अंदर जाके देखो, सब वही, ये सब मिल के वो दिखा रहे हैं जो तुमको दिख रहा है। और इसी के अंदर देखना तुम ध्यान से, बहुत छोटा तो नहीं है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, अच्छा। इसी में कुछ फाइलें ऐसी होंगी, ये देखो नाम पढ़ो, क्या लिखा है, header.js, इन सब के अंदर जाके देखोगे ना तो इनके अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या है, कोड किसने लिखा है, वेब डिज़ाइनर। किसने, वेब डिज़ाइनर जो होता है वो HTML जानता है और क्या जानता है, JS। उसका काम है फ्रंट एंड बनाना, और जो बैक एंड बनाता है वो किससे बनाता है, जावा में, C# में, वो डेवलपर होता है। और डिज़ाइनर क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, HTML और प्लस JS, ये फ्रंट एंड का काम है। और बैक एंड का काम हो गया, जो पीछे सर्वर साइड की कोडिंग हो गई, वो होती थी जावा में, C# में, PHP में, ऐसी लैंग्वेजेस में होती थी। इतनी बात समझ में आ रही सबको। तो ये तो हमेशा याद रखना, दुनिया के लगभग हर वेब एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी, लेकिन कहाँ, फ्रंट एंड में। देखो दो चीज़ होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, फ्रंट एंड। लेकिन जब तुम कुछ क्लिक करते हो, कुछ करते हो, तो रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे, तो वहाँ वो एक कोड होता है जो उस रिक्वेस्ट को लेता है, फिर सर्वर से चीज़ें ढूंढ के डेटाबेस से निकाल के आपके पास क्या करता है, भेजता है। तो वो जो पीछे लिखा है वो लॉजिक, उसको क्या बोलते हैं, बैक एंड। और जो यहाँ सामने दिखता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में HTML और खूब क्या यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट, और एक चीज़ और होती है CSS। क्या, CSS किसके लिए होती है, स्टाइलिंग के लिए। स्टाइलिंग का मतलब समझ रहे हो, जिससे समझो, ये भी बात समझो। जब नई नई ये थे HTML था ना, जैसे मान लो इसका कलर नीला है ना, इसका कलर सफ़ेद है ना, पीछे बैकग्राउंड नीला है ना, पीछे एक फोटो लगी है ना बैकग्राउंड में, ये सब सारी चीज़ें हो रखी हैं कि नहीं। तो किसका कलर क्या होगा, नहीं होगा, जानते हो लोग कैसे लिखते थे, अरे इसी HTML में दिखाएं तुमको, जैसे HTML नहीं है, दिखाते हैं तुमको, एक से जैसे ये मान लो यही है ना, ये डिव, या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, एक मिनट, ये डाउनलोड ऐप दिख रहा है भाई। इसी में जैसे href है, ID है, ये सब है ना, तो पहले की दुनिया वाले ऐसे करते थे कोड, इसी में लिख देते थे, क्या मालूम है, क्या, कलर, फॉन्ट, है ना, तो कलर ब्लू लिख देते थे या नंबर डाल देते थे ब्लू का, तो चीज़ क्या दिखती थी, तो सब इसी स्टाइलिंग कहाँ करते थे, मतलब उसी HTML के टैग में एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ भी रहा करते थे, और उसी के अंदर क्या रहती थी, उसकी स्टाइल भी रहती थी, कि नीला दिखेगा कि पीला दिखेगा, कितना लंबा दिखेगा, कितना चौड़ा दिखेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ रहती थी, इसी के अंदर। अब अच्छी चीज़ और देखो, इसे भी टाइप देखो, लगभग हर पेज पे जाते हो तो सेव बटन दिखती है, लेकिन क्या हर पेज पे अलग अलग दिखती है, एक ही जैसी ना, हरे रंग की बटन सेव बटन, क्रिएट अकाउंट में भी वही है, क्रिएट कैंपेन में भी वही है। अब अगर मान लो डेवलपर पहले क्या करते थे भाई, सबका अलग अलग HTML बनता, तो वही डिस्क्रिप्शन, वही कलर अकाउंट के लिए अलग डालते थे, और कैंपेन वाले पेज के लिए अलग डालते थे, लीड्स के लिए अलग डालते थे। तो पता चला अगर वी टाइगर ऐसे एप्लीकेशन में 45 फॉर्म है,
तो 45 जगह सेव बटन होगी, तो 45 जगह उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि भैया इसका कलर ये होगा, इसकी साइज ये होगी, ये होगा सब। अरे बताओ तो मैं इसी में यही जैसे कलर, ये साइज, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, इस टाइप के सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ रहते थे? इसी HTML के अंदर। तो HTML बहुत लंबी होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अब सेव बटन तो 45 HTML फाइलों में है, तो 45 जगह जाके लिखे हैं कलर ग्रीन। अब कल को डेवलपर वो कह दे क्लाइंट भैया लाल कर दो, तो 45 जगह जाके क्या करेंगे? ग्रीन से रेड करेंगे ना, कहेंगे फॉन्ट बदल दो, तो 45 जगह जाके क्या लिखेंगे? फॉन्ट बदलेंगे। इसी वजह से एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था क्या? CSS, मतलब कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी किसकी? स्टाइल, कि कौन कैसा दिखेगा, कौन कैसा नहीं दिखेगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी बनाए लोग कि जैसे अगर बटन है, मान लो सेव बटन, हमें उसके कलर के बारे में बताना है, तो CSS फाइल में लिख देंगे सेव बटन के बारे में, इसका कलर क्या होगा? हरा। और वही CSS फाइल 45 जगहों पे उसका रेफरेंस हम क्या करेंगे? यूज। जैसे हम लोग नहीं करते यार, 45 जगह किसी चीज की जरूरत है तो मेथड बना के 45 जगह कॉल करते हैं, तो वही कर सकते लेके आए। तो ये दिखता है, रुक जाओ दिखाते हैं तुमको। अरे यार ये देख लो, नीचे स्टाइल नहीं लिखी है ना? अच्छा यार ये बताओ, तुम लोग नेम एट्रीब्यूट देखे हो, सब देखे हो, क्लास भी देखे हो ना? एक एट्रीब्यूट कौन सा देखा हो तुम लोग? क्लास की वैल्यू होती है। तो ध्यान देना, क्लास किस लिए होता है? डेवलपर्स ने, डिजाइनर्स, जो HTML बनाने वालों ने क्लास इसीलिए बनाई कि भाई जैसे अच्छा ये बताओ, इसकी स्टाइल कहाँ से आएगी? मान लो इस पेज पे 50 लोग हैं और सब कईयों की स्टाइल क्या है? अलग अलग है, तो सबकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? अलग अलग। तो कैसे पकड़ेगा? इसीलिए कंसेप्ट सोचा गया कि CSS वाले जब स्टाइल बनाएंगे कोई, तो उसको देंगे क्या? क्लास। और HTML में वही क्लास क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जब HTML देखेगा, क्लास पढ़ेगा, क्लास से भागेगा सीधे कहाँ? CSS के। और CSS में क्लास में जैसी स्टाइलिंग है, उस क्लास से स्टाइल उठा के उसी हिसाब से तो दिखा देगा। और तुम्हारी आंख के सामने है यार ये। लो, कहाँ की बात कर रहे थे हम? ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? डॉट मीन, डॉट का मतलब है क्लास। हाँ, डॉट का मतलब है क्या? क्लास। तो मेन तो बता रहा है, जाके देखना ना, उसके क्लास भी मेन होगी। क्लास क्या है? डाउनलोड। यहाँ लिखा है ना डॉट क्या? डाउनलोड लिखा है कि नहीं लिखा है? और फिर यहाँ देखो लिखा है ना बैकग्राउंड कलर, ये होगा, कलर ये होगा। अब जैसे देखो, अभी डाउनलोड ऐप सफ़ेद रंग का लिखा हुआ आ रहा है ना, कि कलर क्या है? ये है। जरा बदल दें। एक मिनट, यहाँ से क्लिक करो। कौन सा कलर यूज़ करना है? ये रेड सेलेक्ट करें। अब यहाँ देखो, ये आ गया ना। अब वो जो चीज़ होगी दिखने वाली, उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये, कई चीज़ें आती हैं यहाँ से। क्या? बैकग्राउंड कलर, मतलब जो चीज़ है उसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा? फोरग्राउंड कलर, सामने क्या होगा? कलर। ठीक है, कलर, फॉन्ट, साइज। जैसे होता है ना, कोई चीज़ बड़ी दिखती है, कोई चीज़ छोटी दिखती है, वो सब यहीं से होता है। इसको क्या बोलते हैं? CSS। तो आज से याद रखना, एक डिज़ाइनर 3 चीज़ जानता है: HTML, CSS और JS। उसी को बोलते थे क्या? हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रंट एंड डेवलपर। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डिज़ाइनर। और एक होता है जो इसका काम, जो असली लॉजिक लिखता है कि बाय डेवलपर, जो डेटाबेस में कहाँ जाएगा, डेटाबेस में से क्या आएगा, क्या भेजना है, किस HTML के साथ उसको जोड़ के वहाँ कस्टमर को क्या करना है, फ्रंट एंड पे दिखाना है। ये सब काम कौन करता था? जो जावा, C#, PHP ऐसी लैंग्वेज का क्या करते थे? यूज़ करते थे। और जावास्क्रिप्ट वालों की दुनिया क्या थी? अलग थी। वो लिमिटेड थे सिर्फ कहाँ तक? फ्रंट एंड। और एक बात थी, जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज थी ना, उसको अलग से चला ही नहीं सकते। जैसे जावा को हम चला लेते हैं ना, जावास्क्रिप्ट पहले अलग से नहीं चलती थी। जावास्क्रिप्ट चलानी होती थी तो कहा जाता था, भैया पहले क्या खोलो, HTML फाइल बनाओ, ब्राउज़र के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना है, क्योंकि सिर्फ ब्राउज़र ही जावास्क्रिप्ट को समझ सकता था। आपका विंडोज़, लाइनक्स कोई मशीन जावास्क्रिप्ट को चला नहीं सकती थी। जावास्क्रिप्ट को समझने का जो इंजन था
वो कहाँ था? ब्राउजर के अंदर, और हर ब्राउजर में था। इसीलिए जो JS वाले डेवलपर्स थे ना, वो सीधे कोडिंग किस में करते थे? ब्राउजर में। उनका कोड दुनिया में और कहीं चल ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता था कि भैया जावास्क्रिप्ट चलानी है तो पहले क्रोम, फायरफॉक्स, कोई ऐसा ब्राउजर लेके आओ, क्योंकि उन्हीं के पास इंजन है जावास्क्रिप्ट को क्या करने का, समझने का। तो बोलो इतनी बात समझ में आई? ऐसा चला है 1995 से लेके 2007 तक, लेकिन तब तक ये लैंग्वेज बहुत फेमस हुई, बहुत ज़्यादा JS बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तब जावास्क्रिप्ट वालों ने एक नई चीज़ सोची कि क्यों ना हम अपने लैंग्वेज को भी, जो आज तक सिर्फ ब्राउज़र में ही चलती है, इसको हम उठाएं और कहाँ रखें? बाहर दुनिया में भी चले, बाहर दुनिया में भी चले। और लोग जो सिर्फ करते हैं क्या, इससे फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग, बैक एंड की प्रोग्रामिंग के लिए दूसरे लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बैक एंड में भी हमारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। तब ये सब सोच के जावास्क्रिप्ट वालों ने तब एक बनाया प्लेटफॉर्म, उसका नाम दिया, तुम लोग उसको इंस्टॉल कर चुके हो अपने सिस्टम पे, उसका नाम दिया क्या? Node.js। ये 2007 में। और तब उन्होंने कहा कि भाई जावास्क्रिप्ट वालों, तुम बैकएंड का काम नहीं कर पाते ना, क्योंकि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट किस में चलती है? सिर्फ इस पे ब्राउजर में चलती है, बाहर तो दुनिया में चल नहीं पाती। तो हम तुमको दे रहे हैं एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? Node.js। आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी पहले क्या इंस्टॉल करो? Node.js इंस्टॉल करो। इसके बाद जावास्क्रिप्ट उस पर चल सकती है बिना ब्राउजर के, और इसके बाद आप उससे चाहो तो फ्रंट एंड ही नहीं, बैक एंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते। 2-3 साल चली, कंपनियों को भी अच्छा लगा कि यार पहले हम कुछ डेवलपर रखे थे जावास्क्रिप्ट वाले, कुछ रखे थे जावा वाले, तो क्यों ना हम क्या यूज़ करें? सिर्फ भाई फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना मेरी क्या थी? मजबूरी थी। और बैक एंड में हम चले जाते थे किसी और लैंग्वेज के पास, क्यों ना हम एक ही लैंग्वेज यूज करें? तो वहीं से देखो एक नया टर्म भी इजाद हुआ था, या आज तक चल रहा है, क्या? फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर कुछ अलग नहीं थे। फुल स्टैक डेवलपर वही थे जो अक्सर क्या था, जिनका फ्रंट एंड में भी जावा में था, जावास्क्रिप्ट में था, और बैक एंड भी किसमें था? जावास्क्रिप्ट। बैक एंड वाली कोडिंग जो जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, लेकिन हाँ उसके लिए शर्त क्या थी? आपके सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, और वो इंजन का काम कौन करने वाला था? Node.js। और धीरे धीरे फिर जावास्क्रिप्ट की मार्केट बनना क्या हुआ? स्टार्ट। लेकिन तब भी अभी भी जो जावास्क्रिप्ट थी और लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी फ्रंट एंड के छोटे छोटे कामों के लिए। उस लैंग्वेज में ज़्यादा रूल्स नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। और एक चीज़, ये लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती, सीधे चलती है। जैसे VB स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, लाइन पढ़ेगा सीधे चलाएगा। यहाँ कंपाइल का कोई कंसेप्ट नहीं था। तब इसके बाद 2010-11 में 2015 में तब जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर बहुत चेंजेस किए, ठीक है। और 2015 में एक नया इसका मॉड्यूल लॉन्च किया, वर्जन, जिसको नाम दिया क्या? ES6। क्या नाम दिया? ES6। तब बहुत नियम कानून आए, और उस हिसाब के नियम कानून आए जो एक एडवांस लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। इसके बाद फिर 2015 ES6 आया, ES5 था, ES6 आया, ES7 आया, अब तो ऐसे आ रहा है ES 2024। इसके फिर अलग अलग समय के हिसाब से वर्जन आते चले। ES 2022 है, ES 2024 है, ठीक है। तो ये तो है जावास्क्रिप्ट। और फिर धीरे धीरे इतनी फेमस हुई, कंपनीज यूज़ करना शुरू की, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए। कंपनीज फिर फ्रेशर से भी डिमांड करने लगी, कि तुम क्या सीख के आओ? जावास्क्रिप्ट। और धीरे धीरे ये हुआ। एक टाइम पे था जावास्क्रिप्ट का जो जावा जो थी जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा यूज़ होती थी। अब ये टाइम है कि जावा कम हो गई है और JS ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर। और ये लैंग्वेज है बड़ी अजीब, जैसे कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल हो, जैसे हम लिखे जावास्क्रिप्ट, ये लिखे हम लिखते थे ऐसे। पहले मेरे सिस्टम पे क्या होना चाहिए? नोड होना चाहिए। इसके बाद आओ बस सीधा लिखो ना, ऐसे लिखो x बराबर 100। तुम कहोगे सर जी डिक्लेयर नहीं किया, तो लैंग्वेज कहती थी चाहो तो बिना डिक्लेयर किए भी हमें इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारा बहुत मन करे तो लिख दो क्या? वेरिएबल के लिए क्या वर्ड यूज होता था? वेर x बराबर 100।
फिर लिख दो अच्छा x बराबर, अच्छा पहले ये देखो, यहाँ हमने वेरिएबल का नाम तो दिया वैर x बराबर 100, लेकिन बताया ये नंबर है, इंट है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग है, कुछ बताया। तो जावास्क्रिप्ट कहते हैं भैया, उससे कहोगे जावास्क्रिप्ट भैया तुमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमारे पास टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब देखो इसका क्या दिखेगा, मतलब जैसे देखो अगर हम लिखें x + 2 राहुल, कोई है ना जावास्क्रिप्ट कुछ मना नहीं करेगी, जावा मना कर देगी ना, जावा कहेगी अरे यार क्या कर रहा हो, नंबर डाल रहे हो, फिर नाम भी रख रहे हो उसमें, नंबर डाल रहे हो, फिर उसी वेरिएबल में क्या रख दे रहे हो, स्ट्रिंग डाल दे रहे हो। ये तो जावा अलाउ नहीं करती थी, जिस टाइप का वेरिएबल वैसी ही वैल्यू। तुम यही बात जावास्क्रिप्ट से बोलोगे, जावास्क्रिप्ट कहेगा भैया मेरा कोई टाइप ही नहीं है, जावास्क्रिप्ट में टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मतलब x में 100 रखोगे तो 100 बन जाएगा, x क्या हो जाएगा 100, राहुल रखोगे तो क्या बन जाएगा, राहुल बन जाएगा। यहाँ टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं। अब जैसे देखो मान लो x बराबर क्या है 100 है, और इसी में से हमें मान लो इसमें 500 जोड़ना है, तो हम क्या लिखें, वैर y बराबर x प्लस क्या 500, ठीक। और फिर जैसे वहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट करते हो, यहाँ लिखते हो क्या कंसोल डॉट लॉग, और लिख देते हो भाई क्या लिख देते हो भाई, चला दो चल जाएगी लैंग्वेज, कोई एरर नहीं देगी। तो भाई शुरू में तो देख के अच्छी लग रही है, लेकिन एक दिक्कत भी है। मान लो हमसे गलती से हम लिख दिए क्या x बराबर राहुल, और यहाँ लिखे y बराबर मान लो x माइनस क्या 500। अब बताओ राहुल कैसे 500 जावा में लिखे होते ही तो कोड लिखते ही तुम्हारी गलती बता देता, कहता भाई ये क्या लिख रहे हो, एरर दे देता, तुम सही करते तभी कोड आ गया। यहाँ गलत करो सही करो कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा भैया लिख लो, हम जब चलेंगे तो देखेंगे, चलने लायक होगा तो चला देंगे, नहीं चलाने लायक होगा तो क्या करेंगे, एरर भी नहीं देगा, बता देगा ना अनडिफाइंड। क्या आंसर देगा अनडिफाइंड। तुम कह रहे जी राहुल में से 500 घटाओ, तो कहाँ से नाम में से नंबर घटाएगा यार, तो क्या दीजिएगा अनडिफाइंड, बात खत्म। ये है क्या जावास्क्रिप्ट, क्लियर है ये। यहाँ टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, और जावा को C# को कहा जाता है क्या स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। जहाँ आप टाइप बताते हो, टाइप चीज़ों का टाइप फिक्स होता है, उसमें उसी टाइप की वैल्यू रख सकते हो, दूसरे टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते हो, ऐसी लैंग्वेजेस को बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। उनका मतलब स्थिर होता है, उनका टाइप फिक्स होता है। लेकिन ऐसी लैंग्वेज जिनका कोई टाइप ही नहीं है, उनको नंबर दोगे तो वो नंबर बन जाएंगे, नाम स्ट्रिंग दोगे तो नंबर छोड़ के क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे, बुलियन दे दोगे तो बुलियन बन जाएंगे। मतलब उनका कोई फिक्स आकार नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना आकार क्या है अपने आप को बदलते हैं, इसीलिए उनको कहा गया क्या डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। क्लियर। तो ये है आपकी मान के चलो बेसिक से हिस्ट्री इसकी जावास्क्रिप्ट की, और एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि भैया नो कंपाइलेशन, नो टाइप। टाइप का मतलब टाइप बताने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट यूज करो, मतलब लिखो। इसीलिए कोई लैंग्वेज के बारे में और कहा जाता है, जैसे जावा जो लैंग्वेजेस हैं वो लंबाई लो लैंग्वेज क्या क्या कही जाती है, कंपाइल होकर चलती है ना, तो कंपाइलर लैंग्वेज है, मतलब कंपाइल होंगी फिर चलेगी। इनको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट को, VB स्क्रिप्ट को, पाइथन को, इनको बोला जाता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज। इंटरप्रेट ये लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती, ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होती है, मतलब लाइन पढ़ेगा उसका मतलब निकालेगा चलाएगा। जावा तो ऐसा नहीं करता, जावा कहेगा भैया जो लिखे हो पहले तो हम देखें तुम्हारा सही है गलत, सही होगा तो हम कंपाइल कोड देंगे, वो चलाओगे तो चलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट बोला हमारे यहाँ ऐसा कोई झंझट क्यों नहीं बनाया ऐसा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो ओरिजिन थी वो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए उसके लिए थी, बहुत छोटे छोटे कामों के लिए थी। इसी वजह से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ज़्यादा इसमें ड्रामा बनाया ही नहीं। उन्होंने कहा जब छोटे छोटे कामों के लिए तो ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा नियम कानून देने की ज़रूरत ही क्या। क्लियर है ये बात। ये है आपकी जावास्क्रिप्ट। अच्छा देखो ये वायर वाला लिखने का तरीका बड़ा बेकार है। जावास्क्रिप्ट में पहले कैसे वेरिएबल को बनाते थे, पहले तो ऐसा भी था कि बिना कुछ मत लिखो सीधा बना लो चलेगा।
बहुत मन कर रहा है लिखने का तो क्या लिखो, वेयर लिख दो। दो चीज। फिर एक तीसरी चीज है 2015 में जब ES6 आया, तब उन लोगों ने दिया आपको एक वर्ड, क्या, लेट। लेट तो देखा होगा ना, सबने लिखा होगा, तो वहां वेरिएबल का, लेकिन याद रखना लेट बता रहे हो लेकिन टाइप अभी नहीं बता रहे हो। नहीं लिखे हमने नंबर है x, नहीं लिखे ना, हम इंट लिखे, नंबर लिखे, कुछ लिखे नहीं ना, सीधे लिख दिया क्या, लेट x बराबर क्या 100। यहाँ टाइप अभी नहीं। लेकिन हाँ ये आ गया कि अगर आपको एक वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू आप क्या कर सकते, जिसकी वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते, वेरिएबल है तो क्या लिखना, लेट। और मान लो कोई चीज़ ऐसी बनानी है तुमको जिसकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो, तो उसके लिए वर्ड उन्होंने दिया कॉन्स्ट। जैसे मान लो कॉन्स्ट लिख दिया z बराबर, कॉन्स्ट का मतलब इससे नहीं जब हम फाइनल है, एक वेरिएबल दोबारा वैल्यू डालोगे तो मना करेगा, कहेगा भैया हम तो फाइनल है, कांस्टेंट है। वैसे यहाँ क्या यूज होता है, कॉन्स्ट। ये लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे 2015 में। उसके पहले ये आई बात तो समझ में, ठीक है। तो अच्छा, ये चीज थी क्या तुम्हारी जावास्क्रिप्ट। और 2011 में भी बहुत सी दुनिया ऐसी थी जो जावा वाले थे, जब वो जावास्क्रिप्ट पे आए या C# वाले, उनका दिमाग खराब हो गया, कहीं ये क्या लैंग्वेज है यार, हम बता ही नहीं रहे हैं टाइप को है, गलती करो तो कुछ बोलता ही नहीं है, जब चलता है तो बोल देता है गलत है। तो जावा वालों भाई, जावा वालों को जैसे तुम ही लोग यूज़ करोगे ना, उसको थोड़ी तकलीफ होनी शुरू होगी यार, पता ही नहीं चल रहा है इसमें है क्या और क्या नहीं है, एक वेरिएबल में क्या पड़ा है पता नहीं चलता। तब इन लोगों ने एक लैंग्वेज और बनाई, टाइप स्क्रिप्ट। देखो नाम नहीं आया टाइप, बस एक कंसेप्ट आया, जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक और लेयर लिखी गई, इसका नाम रखा गया क्या, टाइप स्क्रिप्ट। उसमें ये कंसेप्ट था कि अब आप वेरिएबल का टाइप भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, वेरिएबल का टाइप भी बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या बता सकते हो, टाइप भी वेरिएबल्स का आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, जो पहले नहीं। तो वही अब देखो, अब टाइप स्क्रिप्ट वाले कैसे लिखेंगे इसको, लेट x कोलन और लिखेंगे क्या, नंबर। तुम्हारी तरह ये टाइप थोड़ी नहीं है, बस तुम नंबर या इंट कहाँ लिखते थे, पहले नंबर या इंट लिखते थे, बाद वेरिएबल का लिखनी स्टाइल है इसकी, लेट लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, कोलन लिखो, उसका टाइप लिखो, बराबर लिखो और जो लिखना है। अब ये ऐसा था कि गलत लिखोगे तो मना कर देगा, इसमें ये सब रूल बनाए गए और इस लैंग्वेज का नाम क्या दिया गया, टाइप। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को लिखा गया है इसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यही क्या कही गई, टाइप स्क्रिप्ट, और वैसे क्या थी, जावास्क्रिप्ट। लेकिन एक बात और याद रखना, आखिर जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट बनी है, तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइलें बनती हैं, जब कोड लिखते हैं तो एक्सटेंशन जैसे डाउन, इसमें डॉट जावा देते हो ना, ये क्या होता है, और अगर टाइप स्क्रिप्ट में कोई कोड लिखेगा तो वो देगा डॉट JS और डॉट, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते, JS भी और DS। लेकिन हाँ, JS फाइल में, डॉट JS फाइल में सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, लेकिन डॉट TS फाइल में टाइप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी। मतलब चाहो तो टाइप बताओ तब भी सही है, नहीं बताओगे तब भी तुम बोलेगा। मतलब टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट का भी कोड चलता है और जावास्क्रिप्ट का रूल भी चलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट का रूल चलता है, वहां टाइप स्क्रिप्ट वाला रूल। क्लियर है ये? तो चलो ठीक है, तो एक इसका बेसिक आइडिया लगा।
ठीक है। और तुम लोग भाई तो कुछ तो सर ने कराया है, थोड़ा तो करके आओ, थोड़ा सा तो करके आओ। कम से कम ब्राउजर लॉन्च कर लो, URL लिंक कर लो, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब लोग कर लो ना थोड़ा थोड़ा यार। तो फिर कल इसके आते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स बताने में टाइम नहीं लगेगा। रीज़न तुमको सब पता है कि क्या होता है, इनर टेक्स्ट क्या होता है, ये सब तो पता है ना। वो बस बताना ये मेथड ये कर देगा, ये मेथड ये कर देगा, ये मेथड ये कर देगा, बस। ठीक है। लेकिन एक काम करो, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। अगर किसी का नहीं इंस्टॉल हो तो यहीं बैठ के कर लो ना, अमन तो है तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो देखो अगर किसी का नहीं इंस्टॉल करके थोड़ा बेसिक भी चलाओ यार। तो कल फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये तो इसका मान के चलो क्या